नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं धनराज कुमार आपके अपने परिवार स्काई टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और खूब स्वाध्याय कर रहे होंगे अपने सी-टेट दिसंबर 2024 के लिए। तो आइए आज हम सी-टेट दिसंबर के लिए ईवीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू लेकर चलते हैं। चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहेंगे। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन कह रहा है, आपके स्क्रीन के ऊपर रहा, जो कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह युगल यानी जोड़े को चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। कहने का मतलब है, आपको अभी पहले बता देते हैं हमारे राज्य में कितने 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं और आपको पता है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अब आपको बता रहा है कि इसमें से कौन सा एक राज्य है जो एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। मणिपुर और जम्मू और कश्मीर है। आपका दूसरा कह रहा है असम और उड़ीसा है। आपका तीसरा कह रहा है उत्तराखंड और मेघालय है। और चौथा बोल रहा है तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जरा कमेंट करिए कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपको पता है कि ये असम उड़ीसा ये तो केंद्र शासित प्रदेश है नहीं, उत्तराखंड है नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। क्या हो जाएगा? ए फॉर अमेरिका। जो आपका मणिपुर और जम्मू कश्मीर है ये क्या है? एक केंद्र शासित है और एक राज्य है। आपको पता ही है कितने आपके पास राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा पहला ही। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य हैं कि मध्य प्रदेश। आपको इसके बारे एक बार हम आपको इसका मैप दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्या गुजरात है, महाराष्ट्र है या छत्तीसगढ़ है? क्या है? गुजरात है, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ है। और आप दूसरा बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और बिहार है आपका। और तीसरा कह रहा है गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है। और चौथा राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा है। तो एक बार हम ले चलते हैं आपको मैप पे, फिर आप देखेंगे तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा। ये किसके बारे में कह रहा है आपको पता होना चाहिए। किसके? एमपी के बारे में कह रहा है। किसके बारे में? एमपी के बारे में कह रहा है। तो हम देखेंगे हमारा एमपी कहाँ पे है? यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो एमपी के बगल में आपका छत्तीसगढ़ भी है। क्या है? छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र भी है और क्या है आपका इधर गुजरात भी है। इधर पास में उत्तर प्रदेश, इसकी जो राजधानी जो राज्य सटा हुआ है, इसके जो पास में है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। हम चलते हैं। तो क्या बोल रहा है? गुजरात है, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा पहला ही आंसर सही हो जाएगा। आपका बिहार, राजस्थान तो इतना दूर है नहीं है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना तो बिल्कुल साउथ में पड़ जाता है। आपका झारखंड तो बिल्कुल इस साइड पड़ जाता है, तो ये है नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका तेलंगाना तो इधर बिल्कुल यहाँ पे है, यहाँ से महाराष्ट्र से सटा हुआ है, तो इसलिए ये नहीं हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्या कह रहा है? आपका घर यक्स और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। मान लो ये आपका घर हो गया, क्या हो गया? यक्स हो गया। क्या हो गया? यक्स हो गया। ये आपका घर यक्स हो गया, ठीक है। यक्स हो गया। पहले आप इसका डायरेक्शन बना लो, कौन किस दिशा में होता है। ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया और नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया, ठीक है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या कौन सा दिशा है, कौन सा क्या है। तो आपका घर क्या है? आपका विद्यालय एक्स पे है। मान लो किस पे है? आपका जो घर है वो एक्स पे और आपका विद्यालय वाई पे स्थित है। एक्स और वाई के बीच का जो व्यस्त राजमार्ग है, जो रास्ता है वो काफ़ी व्यस्त है। अतः आप विद्यालय पहुंचने के लिए 200 मीटर ठीक पश्चिम की दिशा में जाते हैं, फिर उत्तर की दिशा में 80 मीटर। तो आपका कितना 200 मीटर जाते हैं, कितना 200 मीटर
कि किसके बोल रहा है कि कहाँ पे जाते हैं आप, दो विद्यालय पहुँचे 200 मीटर पश्चिम की दिशा, तो वेस्ट आपका इधर हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से ठीक उत्तर दिशा 80 में जाते हो तो आपका नॉर्थ साइड किधर पर जाएगा, इतना कितना हो जाएगा 80 मीटर आपका इधर हो जाएगा। फिर 80 मीटर सुरंग पार करते हैं और अंत में ठीक पूर्व दिशा की ओर आप किधर इधर हो गया, पूर्व दिशा की ओर कितना जाते हैं आप, कितना जाते हैं, फिर आप पूर्व दिशा की में 200 मीटर जाते हैं। तो आपके विद्यालय पहुंचते तो आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर कितना, मतलब कितने दूरी पे है, क्या 480 पे है या 280 पे है या 80 मीटर पे है ठीक उत्तर दिशा में है, या क्या बोल रहा है 80 मीटर ठीक दक्षिण दिशा में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ से बोल रहा हूँ, वहाँ से आपका जो घर, आपका घर यहीं तो पूछ रहा है ना कि विद्यालय से पहुँचते हैं आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर कहाँ है। तो मान लो घर तो आपका यहीं था ना, यहीं पर था ना, तो आप इधर से कितना आओगे, फिर 80 मीटर, ये 200 मीटर कट जाएगा तो ये 80 मीटर बचेगा कि नहीं, इतना। तो आपका 80 मीटर और किसमें, साउथ दिशा में आ रहा है ना, तो 80 मीटर दक्षिण दिशा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 80 मीटर दक्षिण दिशा किस में है, ठीक दक्षिण में। तो आपका आंसर हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क। क्या हो जाएगा आपका आंसर, डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती तरीके को अपनाते हैं। क्या झारखंड में, मिजोरम में, असम में और ये छत्तीसगढ़ में। आपको पता है कहाँ पे किसके झूम खेती जो करते हैं और उसको वहाँ पे जला के कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं और फिर उसको वहाँ पे काटते हैं, उसको उखाड़ के वहीं पे छोड़ देते हैं, फिर उसको जला के उसका जो राख होता है उसी को खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में यूज कर लिया जाता है। तो कहाँ पे, झारखंड में होता है, नहीं होता है, आपका मिजोरम में होता है। कहाँ पे होता है, असम में भी नहीं है, छत्तीसगढ़ भी नहीं है, कितना पे, मिजोरम में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। क्या हो जाएगा आंसर, आपका बी फॉर बॉम्बे आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मच्छरों द्वारा फैलने वाले दो रोगों का समुच्चय यानी उसका जोड़ा चुनिए। कौन कौन से मच्छरों के होता है, हैजा और मियादी बुखार क्या मच्छरों के काटने से होता है, हैजा और मलेरिया होता है, मियादी बुखार और मलेरिया होता है, डेंगू और चिकनगुनिया होता है। क्या होता है मच्छरों के काटने से, आपका मच्छरों के काटने से क्या होता है। तो आपको पता है कि जो हैजा वजा होता है वो किससे आपका होता है, आपको हैजा पता है ना किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। और ये सब पेट वाले रोग हैं, तो ये आपका डेंगू और चिकनगुनिया किससे हो जाएगा, मच्छर के काटने से। और एक मलेरिया भी होता है, मलेरिया भी होता है ये जो प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर रहा क्वेश्चन, आज का छठा क्वेश्चन। आपका छठा क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली क्षेत्र के मानचित्र में एक कोने नीचे दिया गया पैमाना छापा गया है और पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर है। आपका क्या बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 960 मीटर। क्या है, 960 मीटर है, कितना है, 960 मीटर। अब देखिए अब आगे क्या पूछ रहा है, मीटर है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो राज्यों की मापी गई दूरी 39.8 सेंटीमीटर है, कितना है, 39.8 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थलों की वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 39.8 में कितना 960 का आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता है जब मल्टीप्लाई करोगे दशमलव काटोगे तो 0 कट जाएगा। तो आपका इसमें से 398 में कितने का 96 का गुणा कर दोगे तो आपका समथिंग 38,000 कुछ आएगा। तो 38,000 को उसमें जब डिवाइड करोगे तो 1,000 से तो कितना किलोमीटर हो जाएगा, समथिंग 38 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर करेक्ट। क्या हो जाएगा, सी फॉर करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोला है, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के बारे में बता रहा है।
क्या है, खेजड़ी वृक्ष, जो कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी होता है। क्या है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी खेजड़ी वृक्ष है, उसके बारे में कहा जा रहा है। अब इसके बारे में कौन सा कथन क्या है, दिए गए कथनों के बारे में आपको विचार करना है। दिए गए कथनों के बारे में आपको विचार करना है कि इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही बोल रहा है, इसको जल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा नंबर कह रहा है यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती है और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं, इसको फलों की सब्जी बना रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है कि क्या बोल रहा है, इस वृक्ष की लकड़ी शीघ्र ही कीड़ा नहीं, इसकी जो लकड़ी होती है इसमें कीड़े उड़े नहीं लगते हैं। तो आपका यह ऑप्शन हो जाता है गलत। नेक्स्ट वाला बोल रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है यह छायादार नहीं, ये बिल्कुल छायादार होता है। तो ये भी आपका बातें हो रही है गलत। ऑप्शन नंबर ई कह रहा है इस क्षेत्र में जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल, खाना तो पसंद करेंगे। तो आपका दो पत्तियाँ रहता है, तो वैसे ही राजस्थान में न सूखा रहता है, तो वहाँ पे जो जानवर रहते हैं उसकी क्या करते हैं, पत्तियाँ को खा लेते हैं। तो आपका आंसर क्या क्या हो जाएगा, सी और डी गलत हो जाएगा। सी और डी जिसमें रहेगा वो नहीं होगा। सी इसमें भी है, सी डी इसमें भी है, सी डी इसमें भी है। तो आपका ए बी और ई आपका क्या हो जाएगा, ए बी और ई। क्वेश्चन नंबर ए बी और ई किसमें है, क्वेश्चन नंबर डी में है आपका। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां लोग नारियल के तेल में पकी और तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। क्या करते हैं, खाना पसंद करते हैं। एक ऑप्शन दे रहे हैं जहां पे सरसों के तेल से, किसमें, सरसों के तेल में तल करके मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। कौन से स्टेट के हैं, वो किस राज्य के हैं, आपको जरा सा आंसर करना है। तब तक मैं इधर इसका बता रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं कि किसके, नारियल के तेल में क्या गोवा के लोग हैं, तेलंगाना के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं या झारखंड के हैं। तो आपको पता है गोवा जो समुद्र के किनारे है, गोवा वाले बीच पे आप लोग गाना भी सुने हो, और वहाँ पे नारियल की खेती होती है, खूब ज़्यादा पाया जाता है। तो आपका पहला ही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो गोवा के लोग होते हैं वो नारियल के तेल में उसको मछली को तल कर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और जो ये सरसों के तेल में मछली खाना पसंद करते हैं, ये कहाँ के हैं, J&K, जम्मू और कश्मीर के लोग होते हैं। ठीक है, आपका आंसर हो गया पहला ही गोवा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पर्यावरण का अध्यापक ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि वो क्या करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली हो सके, विषय में पारंगत होगा या होए कि उसके विषय में उसको महारत हासिल है, वो जो आप पूछोगे इसे जुबान में बता सके। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि शिक्षक ने उद्देश्य पाठ के आरंभ में भी बता दिए। कोई उद्देश्य है कि इस पाठ पढ़ाने का ये तात्पर्य है, ये उद्देश्य है, ये मतलब निकलेगा, वो पाठ पढ़ाने जैसे आरंभ किया उसका वो बता दिया। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है। यदि आपका क्या है, विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने का जो संसाधन हो, TLM होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, उसका प्रयोग करके वो बता रहा है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि विषय पूरा करने पर घर के लिए दत्त कार्य देता है, कि आप विषय पूरा करके लाओ, आपके लिए घर के लिए आपका ये टॉपिक है, इस पर आप विषय सब्जेक्ट करके पूरा करके आओ, असाइनमेंट लिख करके आओ। तो आपका उपयोग क्या हो जाएगा, वो पारंगत हो ऐसा कुछ भी बात नहीं है। अब पहले बता दे, ऐसी भी बात नहीं है। क्या है, ऐसी भी बात नहीं है। और वो क्या करे, विभिन्न अर्थपूर्ण, बात को अर्थपूर्ण, सबका अर्थ, इसका मतलब क्या है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, उसका क्या इम्पोर्टेंट है, सीखने में जो ज़्यादा से ज़्यादा TLM और ज़्यादा से ज़्यादा उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके सिखाएगा, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसको कनेक्ट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा C फॉर कैलिफोर्निया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये
आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 10। आपके बारे में क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 कि नीचे प्याज की खेती के प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं और उचित में से सबको उचित क्रम में नहीं है। कौन सा उचित क्रम में नहीं है और इसमें से कौन सा आपको मतलब उचित क्रम में आपको नहीं है तो आपको जोड़ना है। आपका क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है। पहला हो जाएगा कि आप क्या करोगे, जब करोगे प्याज व्याज लगाओगे तो मिट्टी की बुआई करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे। उसके बाद क्या करोगे, जब मिट्टी को खुदाई उदाई कर लोगे, उसको गुड़ाई उड़ाई कर लोगे, उसके बाद इसमें नहीं पूछा है कि क्रम उचित क्रम नहीं है। दूसरा आपका हो जाएगा उसके बाद बीज और अच्छा नहीं है और नीचे आपका बोला द करेक्ट ऑप्शन, उसका ये सही क्रम पूछा है कि सही क्रम हो क्या होगा। उसके बाद जब आप इसमें से सही क्रम आपको लगाना है तो आपका उसके बाद जब मिट्टी की गुड़ाई उड़ाई कर लोगे तब क्या करोगे, उसके बीज बोओगे कि नहीं बोओगे। जब गुड़ाई उड़ाई कर लोगे तो आप क्या करोगे, बीज बो दोगे। जब बीज बो दोगे तब आप क्या करोगे, बीज बो दोगे तो उसके बाद थोड़ा सा बड़ हो गया तो उसमें उसकी जो खरपतवार हुई घास फूस उसको क्या करोगे, हटा दोगे। तो क्या करोगे, हटा दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर कि प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। फिर क्या करोगे, प्याज के सूखे पत्तियों को क्या करोगे, उस पर जो सूखी सूखी पत्तियां रहता है उसको आप हटा दोगे। फिर क्या करोगे, प्याज को उखाड़ कर बाहर निकाल लोगे। आप क्या करोगे, फिर बाहर निकाल लोगे। तो आपका कैसे सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा, पहले ए आएगा, पहले मिट्टी की गुड़ाई करोगे, ए आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, दूसरा पे ई आ जाएगा, दूसरा नंबर पे ई है, तीसरा पे बी है, फिर खरपतवार हटा दोगे। चौथे पे क्या है, चौथे पे आपका डी आ जाएगा, ये है प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालोगे। चौथे पे आ जाएगा, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गया, चौथे पे डी हो गया। फिर क्या करोगे, सी, उसको प्याज को ऊपर की सूखी पट्टियों को काट उठ दोगे, आपका सी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 रहा जो आपकी स्क्रीन के ऊपर। पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि। वो जो पक्षी अपना बार बार सिर ऐसे ऐसे करते हैं उसको क्या होता है कि गर्दन की मांसपेशियों का पकड़ना आम होता है। मांसपेशियों को फड़कना, कि उनकी जो मांसपेशियां इधर उधर फड़कड़ा रही हैं, इधर उधर कर रही हैं। और दूसरा कह रहा है उनकी आंखें स्थिर होती तथा हिल नहीं सकती हैं। क्या ये है ऑप्शन नंबर, यह एक अनैच्छिक क्रिया है, मतलब वो चाह नहीं सकती हैं फिर भी ऐसा करती हैं नहीं। और चौथा वाला साथी को आकर्षित करने के लिए, कि अपने जो साथी होते हैं आकर्षित करने के लिए, बुलाने के लिए ऐसा करती हैं। जो पक्षी का सर आंखें होता है वो एक जगह स्थिर होता है, वो आंखें उनकी पुतलियां इधर उधर नहीं घूम पाती हैं, इसलिए वो अपने सर को इधर उधर घुमाते हैं। न कि वो किसी को उनके मांसपेशी में दिक्कत है, न कि उनकी अनैच्छिक क्रिया है, किसी को आकर्षित नहीं। जो उनकी आंखें होती हैं वो स्थिर होती हैं और उन्हें क्या करती हैं, वो हिला नहीं सकती हैं। तो सिर्फ इसलिए वो आंखें अपनी उनकी इधर उधर नहीं घूमती हैं, तो इसलिए वो अपना गर्दन ही इधर उधर घुमाते फिराते रहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपका रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। क्या 22 मार्च को मनाया जाता है, 15 जून को मनाया जाता है, 11 जून को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपका कब मनाया जाता है, आपको जरा सा बता दो कि जो 5 जून है, क्या है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और जो है आपका 22 अप्रैल को विश्व, ये कलर फरिया रहा है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कौन सा, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो है आपका 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है।
विश्व जल दिवस मनाया। 11 जून के ही जो हाल में ही है, अभी क्या है, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 को हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। हाल में ही विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 को मनाया गया। 11 जून 2024 को मनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये जो भौम जल स्तर नीचे के कठोर चट्टानों की परतों के बीच जो भंडारित भौम जल को क्या कहते हैं? क्या भूमिगत जल कहते हैं, जल भर कहते हैं, दुह स्थित जल कहते हैं, गुप्त जल कहते हैं। जैसे मान लो आपका ये बारिश हो गया, क्या हो गया, ये बारिश इधर से हो रही है, इधर से हो रही है, और जो नीचे जो जल है रीस करके जो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं, या जल भर कहते हैं, या दुह स्थित जल कहते हैं, या गुप्त जल कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर देखिए, इसमें जो ये रिसाव होता है, इसको जो रिसाव होता है, तो मान लो जो रिसाव, इसको क्या कहते हैं? जल भर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसको जल भर कहते हैं। क्या कहते हैं? जल भर कहते हैं। और जो ये रिसाव वाली जो क्रिया होती है, इसको अंतःस्यंदन कहते हैं। अंतःस्यंदन कहते हैं। जो ये रिसाव की प्रक्रिया जो रीसे हो के जो जो जल नीचे जाते हैं, सो अंतःस्यंदन कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। क्या कहते हैं? इसको जल भर कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, उसमें से कौन सा कथन सही है, उस पर आपको विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हाथी अधिक आराम नहीं करते, वे केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। बिल्कुल सही नहीं। पहला ऑप्शन कह रहा है, ये ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन नंबर ये कह रहा है 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 कुंटल होता है। जो 3 माह के हाथी के बच्चे होते हैं वो लगभग सही बात है। और दूसरा कह रहा है ऑप्शन नंबर सेकेंड कह रहा है कि हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते हैं, केवल 2-4, वो 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ कितने सोते हैं? 2-4 ही घंटे सोते हैं। तो आपका ऑप्शन बी भी सही कर रहा है। ये तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 क्विंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। नहीं, ये गलत बातें हैं। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? किसी हाथियों के झुंड में 2-3 प्रजातियों के सदस्य ही होते हैं, उनमें से सबसे बुजुर्ग नर हाथी झुंड नहीं। ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी सिर्फ सही हो जाएगा। तो आपका ए और बी किस में है? ए में है। तो आपका आंसर पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 जो रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि रीता ने एक पक्षी को इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान हैं। किसके? आदमियों के जैसे हैं, जैसे इंसानों की आंखें रहती हैं। और आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? वो कौन सी? क्या कबूतर के बारे में कह रही है, उल्लू के बारे में, गौरैया के बारे में, क्या कौआ के बारे में? जो किसकी बातें कर रही है? ये जो उल्लू की आंखें होती हैं, आउल होता है, क्या होता है? उल्लू होता है। इसकी आंखें एकदम इंसानों की जैसी होती हैं। क्या होती हैं? इंसानों की जैसी होती हैं। जो दिन में नहीं देख पाता है, रात का स्वामी होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत शिकार बढ़ाने के साथ, यदि आप क्या करोगे, जो हिरन है उनके थोड़ा सा शिकार आप बढ़ा दोगे, तब क्या होगा? क्या करना है? हिरन का शिकार आपको बढ़ाना है। जैसे ही हिरन का शिकार बढ़ाओगे तो क्या होगा? क्या घास अधिक होगी या बाघ कम हो जाएंगे? क्या होंगे?
इसका कुछ वर्षों बाद खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो खाद्य श्रृंखला है हमारे उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या बोल रहा है, घास कम होना शुरू हो जाएगी। क्या जो घास है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हिरण खत्म होगा, उसका शिकार ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा, तो क्या घास कम होगी, घास और बढ़ेगी। जो क्योंकि हिरण क्या करते हैं, घास खाते हैं, तो क्योंकि वो शाकाहारी होता है, वो घास खाता है, तो घास तो और बढ़ेगी। तो घास कम तो होगी नहीं, घास बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन ये गलत बोल रहा है। अब क्या बाघों की संख्या बढ़ जाएगी, क्या बाघों की संख्या बढ़ जाएगी जब हिरण ही नहीं रहेंगे। तो हिरण तो जब क्या है, मांसाहारी है। हिरण क्या है भैया, मांसाहारी है। जब ये मांसाहारी रहेगा तो क्या करेगा, क्या घास खाएगा। यदि वो उसके सिंह कभी जो होता है, बाघ होते हैं, कहावत नहीं है सिंह कभी घास नहीं खाते हैं, तो क्या वो जो बाघ होता है, टाइगर होता है, वो घास खाने लगेगा, नहीं खाएगा। वो भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। तो क्या हो गया, तो बढ़ेगी तो बाघों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी नहीं। तो बाघों की संख्या क्या होगी, घट जाएगी। और चौथा बोल रहा है, बाघ अपनी खाने की आदतों को बदलेंगे। क्या, बाघ अपनी घास मतलब जो मांसाहारी है, तो उसको फिर बोला भैया अब कुछ मिल ही नहीं रहा है हमको, चलो घसिया ही खा लेते हैं। क्या ऐसा करेगा, नहीं करेगा। वो बाघ की संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैलिफोर्निया सही हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है। क्या वेल है, मेढक है, कबूतर है, छिपकली है। किस पे है, आपको पता है कि किस पे, कौन सी किस परिवार का है, कौन सी किस परिवार का है। तो आपको पता है जो मेढक है ये कौन सा होता है, उभयचर होता है। क्या होता है, उभयचर होता है। और जो कबूतर होता है ये पक्षी में आता है। किस में होता है, पक्षी में होता है। और जो होता है ये सरीसृप में होता है। किस में आता है, ये सरीसृप में। किस में आता है, सरीसृप में आता है। और जो वेल होता है वो स्तनधारी होता है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा पहला ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोल रहा है कि खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम में आरंभ में जब बारिश होता है तभी आरंभ स्टार्टिंग में बोया जाता है। क्या बोलता है, बोया जाता है। तथा इन्हें मानसून बरसात की फसल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें बारिश का फसल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ की फसल का उदाहरण है। क्या बोल रहा है, क्या है आपका, धान है, मक्का है, सोरघम को क्या बोलते हैं भैया, जौ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जौ बोलते हैं या ज्वार बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चना है, गेहूं है, मटर है, सरसों है, धान है, चना है, क्या है, धान है, चना है, कपास है, सरसों है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो जाएगा, जब जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो क्या धान बोया जाता है, बिल्कुल बोया जाता है। मक्का बोया जाता है, बिल्कुल बोया जाता है। और जब क्या बोलते हैं, सोरघम यानी जौ भी बोया जाता है। और बाजरा भी तभी बोया जाता है। क्या हो जाता है, ये सरसों और तो अभी रबी की फसल है, ये ठंडी के अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। आपका इसमें भी सरसों गेहूँ आ गया, इसमें हो गया चना वना, ये चना भी रबी की फसल है, सरसों भी रबी की फसल है, तो नहीं हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका। ये सब किसकी, अब बाकी सब रबी की फसलें हैं। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। जब खरीफ नहीं होगी तो वो रबी की फसल होगी। क्या होगी, वो नहीं पूछा है। क्या पूछा है, अभी आपको इसके पहले वाला ही आंसर बताया, कौन सा रबी की है और कौन सा इसकी है। ये सब किसकी हैं, आपका किसकी, ये गेहूं है, गेहूं जो है, गेहूं किसकी है, रबी की फसल है। किसकी है, रबी की फसल है। ये सब क्या है, धान, ये सब किसकी हैं, खरीफ की फसल हैं, खरीफ की फसल है। ठीक है, और ये जो है रबी की फसल है। आपको पता ही है, गेहूं अभी जो अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा, अभी उसका सीजन भी बोने का आ ही रहा है। ठीक है, इसमें आपका, इसमें और भी बहुत कुछ हो जाता है। जैसे आपका हो गया चना, हो गया गेहूं, हो गया सरसों, हो गया आलू, हो गया। जैसे इसमें आपका बहुत कुछ और होता है। जैसे आपको इसको बता दें, क्या होता है, चना होता है, सरसों होता है, आलू होता है, गेहूं होता है, मटर भी होता है,
ठीक है, ये सब किसकी फसलें हैं, ये सब रबी की फसलें होती हैं। ये गेहूं आपका है, ये मटर हो गया, इसमें है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 जो रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु के सोने का सही समय है। इसमें से कौन सा कितने घंटा सोता है। क्या जो बिल्ली है वो कितने घंटे सोती है, बिल्ली कितने घंटे सोती है, बिल्ली कितने, क्या 10 घंटे सोती है, अजगर क्या 12 घंटा सोता है, जो गाय 4 घंटे सोती है। इसमें से कौन सा सही है, और जो जिराफ है वो कितने घंटे सोता है। तो आपको पता है बिल्ली कितने घंटे सोती है, बिल्ली कितने घंटे सोती है, बिल्ली आपको पता है कि बिल्लू आपको पता है कितने 12 घंटे सोती है, कितने घंटे 12 घंटे सोती है। और ये जो है अजगर है वो कम से कम 18 घंटे सोता है, कितने 18 घंटे सोता है। और जो जिराफ होता है, क्या होता है, जिराफ होता है वो कितने घंटे सोता है, जो जिराफ होता है वो मैक्सिमम 2 ही घंटे सोता है, कितने घंटे 2 घंटे सोता है। ठीक है, घंटे सोता है। इसका जो गाय का सही समय है ये। और जो आपका हाथी होता है कितना होता है, क्या होता है, हाथी होता है हाथी होता है वो लगभग 2 से 4 घंटे के बीच में सोता है। और जो आपका एक स्लॉथ है, क्या है, स्लॉथ है, स्लॉथ है वो कितने घंटे 18 घंटे सोता है, कितना घंटे 18 घंटे सोता है। ठीक है, ये रहा आपका कुछ डेटा। तो इसके में से जो गाय है वो सही समय पे कितने घंटे 4 घंटे सोती है। तो आपका आंसर हो जाएगा यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर काऊ, सी फॉर काऊ हो भी जाएगा गाय। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, जो कि आपके कक्षा 5वीं के पर्यावरण अध्ययन पाठ को चखने से पचने तक, मतलब खाने से लेकर पचने तक यह बताया गया है कि कुछ चीज़ें चखने के बाद झुप्पा बोली सी सी सोचो, क्या बोलते हैं, झुप्पा सी 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 बोलो, और उसने खाया होगा। लेखक इससे निम्नलिखित किससे संबोधित, मतलब संबंधित प्रयास कर रहा है, उसको क्या कर रहा है कि बच्चे उसको, उसे क्या क्या उसको संवेदी अन्वेषण कर रहा है, या उसे कल्पना कर रहा है, या बच्चे का अनुभव कर रहा है, या खाद्य पदार्थों के विभिन्न स्वाद लेने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा, जैसे आपको कुछ खाने के बोलते हो सी 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 ऐसा बोलो, तो बच्चे का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव, उसमें इसमें कुछ खोज की बातें तो बोल रही, इसमें आप अन्वेषण करो, कुछ खोज करो नहीं है, इसमें आपको इमेजिन करने, कल्पना करने के लिए बात तो कह नहीं है, उसमें स्वाद लेने की नहीं। जो बच्चे का एक्सपीरियंस है, जो पहला बच्चा जो है वो पूर्व अनुभव के आधार पर बताएगा कि हमने अच्छा ये खाया था, ऐसा इसका टेस्ट ऐसा था, वो क्या हो जाएगा, तो उसके बच्चे का अनुभव हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, वो अपने बच्चे के अनुभव के आधार पर बताएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपके स्क्रीन के ऊपर कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष चंडीगढ़ जो है पंजाब की राजधानी है, और देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है। ये दिशाएं क्रमशः ये किस दिशा में है, क्या है, ये किस दिशा में है, क्या उत्तर पूर्व। आपको थोड़ा सा मैप दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। बैक करिए, बैक लाइए। हाँ, ये है आपका, क्या बोल रहा है किसके, कि आपका ये हो गया, थोड़ा था ईस्ट, देख लो आपका ये हो गया, आपको पता ही है क्या बोल रहा है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया। अब किसकी बात कर रहा है, ये चंडीगढ़ की बात कर रहा है, और उत्तराखंड देहरादून की। तो चंडीगढ़ का किधर है, इधर है, और आपका ये देहरादून है। तो आपको पता होना चाहिए, ये इसके बारे में बता रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा। तो ये जो है कहाँ से कहाँ, ये आपका चंडीगढ़ ये रहा, और देहरादून ये रहा। आपको अब आपको थोड़ा सा अनुमान हो गया होगा। अब हम ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है कि जो क्या है, चंडीगढ़ और आपकी देहरादून की स्थिति बतानी है। तो क्या पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में है, क्या दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व में है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है या तो क्या बोल रहा है, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में है, और क्या बोल रहा है दक्षिण पश्चिम, और ये जो है आपका किस में है, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के दिशा में है। देखिए आपका ये है
आपका जो उत्तर है, उत्तर से इधर इधर पूर्व में है और इधर उत्तर पश्चिम में है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? क्या है राष्ट्रीय वृक्ष? क्या पीपल का है, क्या है नीम का है, बरगद का है या कदम्ब का है? आपको पता है ये जो राष्ट्रीय आपका राष्ट्रीय पुष्प है कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प क्या है आपका, और राष्ट्रीय खेल क्या है आपका? राष्ट्रीय, ये भारत का पूछा है इसलिए कमल हो जाएगा, हाथी हो खेल हॉकी हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी आपको पता है, पक्षी क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। ठीक है। तो आपका क्या बोल रहा है, ये वृक्ष जो है, ये वृक्ष बनियान ट्री बरगद का होता है। क्या होता है? बनियान ट्री। 24 का सी हो जाएगा। ठीक है। और क्या हो जाएगा? सी। आपका जो पशु होता है, राष्ट्रीय पशु क्या होता है आपका पता है? क्या है? बाघ है, होता है। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर रहा 25, चांगपा। चांगपा के बारे में बताई गया है, ये ठंडे रेगिस्तान में करने वाली जनजाति है। क्या ये बातें हैं? ऑप्शन बी कह रहा है यह पहाड़ों पर निवास करने वाली ये एक जनजाति है, या पठार के क्षेत्रों में निवास करने वाली, या नदियों में रहने वाली। जो आपको पता है जो चांगपा होती है ये पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति होती है। कहाँ पे होती है? पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति होती है। आप लोग जरा सा कमेंट बताइए ये कहाँ की जनजाति है। आप लोग कमेंट जल्दी जल्दी करते रहिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका आंसर नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है कि ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से, आप उससे बच्चों से प्रश्न पूछते हो तो उसमें क्या होगा? क्या हो? क्या बच्चों जो छात्र है प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट को बेहतर से समझते हैं, और कार्य छात्र कार्यों में लगे रहते तथा उनके अनुशासन में सुधार होता है? नहीं, ये तो देखने में ही ऑप्शन आपका गलत है। जो बच्चों को उसके कार्य में उलझाए रहे हो, ये तो ऐसा कहीं पे है ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है छात्रों को विषय में महत्व समझने में मदद मिलती है। ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि छात्रों के बीच भेदभाव तो आप कर नहीं सकते हैं। आप समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़े हो, सभी को एक साथ शिक्षा देनी है। तो जो छात्र हैं आपका आंसर नंबर पहला, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर से समझ पाते हैं। उनको कहाँ पे दिक्कत आ रही है आप यदि उनसे पूछ लेंगे और वो आपसे पूछ लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उनको समझने में ज़्यादा से ज़्यादा सही हो जाएगा। और वहीं पे छात्र क्लास में ही आपको आपकी सारी बातें को समझ जाते हैं, सभी कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा कि किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है? कोई आपको चिन्हित पता है कि कोई पर्यावरणीय समस्या ये है तो आप क्या करोगे? आपको चिन्हित मतलब वो पता, जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है वो पहले से आपको पता है कि नहीं समस्या तो यही है, तो आपको उसमें क्या करना है? क्या आप इंटरव्यू लोगे? उसका नहीं लोगे। अवलोकन विधि आप नहीं करोगे। क्या समस्या समाधान विधि या प्रश्नोत्तरी विधि आपका नहीं, तो आपको क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो जाएगा। उसको समस्या को, जब आपको पता है समस्या ये है तो समस्या को समाधान करो कि ये समस्या वो आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है, वो सॉल्व कैसे होगी। तो आपको समस्या समाधान विधि का उपयोग करना और सबसे सर्वथा उपयुक्त, सबसे उचित विधि यही होगी। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलिफोर्निया हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, रेवती कोई क्लास टीचर हैं, बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती है। कि क्या करते हैं? बच्चों को उनके द्वारा संकलित मतलब इकट्ठा बीज को लगाने के बारे में शिक्षित कर रही हैं। इसके लिए रेवती को निम्नलिखित में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए? क्या सामुदायिक संसाधन का उपयोग करना चाहिए, और क्या संस्थागत संसाधन, आप संस्थागत संसाधन या प्राकृतिक संसाधन या प्रौद्योगिकी? देखिए, यदि आप कोई बीज लगाने उगाने के लिए बात कर रहे हो बच्चों को, उसमें क्या है? रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित, उनके जो संकलित किए हैं, जो इकट्ठा किए हैं, तो उनको क्या करती हैं? लगाने के बारे में शिक्षित करना, उनको बच्चों को बता रही हैं।
तो क्या होगा, ये कम्युनिटी रिसोर्ट होगा जो बच्चों को एक साथ समुदाय में ला करके क्या उनको बता रही हैं, शिक्षित कर रही हैं, तो ये सामुदायिक संसाधन हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर पहला ही हो जाएगा। ये कोई संस्था पे तो का नहीं है, ये नेचुरल तो है नहीं, और ये टेक्नोलॉजी वाला तो ऐसा कुछ बात है नहीं, तो आपका आंसर नंबर पहला ही हो जाएगा। ये सामुदायिक संसाधन होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। कक्षा 5 का विद्यार्थी अनिल अपने शिक्षक कृष्णन से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कागज नहीं डूबता। कृष्णन को क्या करना चाहिए। देखिए, कोई जो एक अनिल नाम का विद्यार्थी है वो अपने टीचर से पूछता है कि सर जी, पत्थर क्या होता है, पानी में फेंकते हैं तो वो डूब जाता है, बट हम जो कागज को फेंकते हैं तो पानी में नहीं डूब जाता है। तो जो उनका अध्यापक थे कृष्णन जी, अब उनको क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए। ठोस की अवधारणा के बारे में समझाना चाहिए, ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पत्थर भारी होता है और कागज हल्का, उसकी व्याख्या करें। कि अच्छा ठीक है, ये हल्का होता है, ये भारी होता है, इसका व्याख्या कर दो, उसका घनत्व तो जाता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है, ऐसे बता दें। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि अनिल से कहे कि यह पता लगाए कि कौन सी दूसरी चीज़ों पानी में डूब जाती हैं, और कहे कि किस चीज़ पानी में कूद नहीं जाते हैं। आप अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे कि नहीं, आप ही खुद पता लगा लो और ये बातें आपको आगे पता चल जाएगी। ये ऑप्शन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये बातें सही होगी नहीं। अक्सर लोग बोल देते हैं कि क्वेश्चन जो सीटेट में देखने में बड़ा होता है वही सही होता है, तो हर जगह वो कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि अनिल के कहे कि पत्थर और कागज की तुलना में उत्तर एक, बिल्कुल नहीं। आप उसको ठोस और की अवधारणा, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझाएंगे कि यदि इसका घनत्व तो ज़्यादा है, डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है और कागज़ की डेंसिटी कम होती है, इसके लिए ये नहीं डूब पाता है। तो आपका आंसर नंबर ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर नंबर ए फॉर अमेरिका। उसके ठोस की अवधारणा के बारे में समझाइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आज का क्वेश्चन है, रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि सैम को एक कीड़े ने काट लिया है, वह उसे कुचल रहा है। क्या कर रहा है कि शिक्षक ने रोहन से शिकायत करता है कि जो सैम था उसको एक कीड़े ने काट लिया और वो कीड़े को क्या कर रहा है, कुचल कुचल के मार रहा है। अब आगे शिक्षण शास्त्र के संबंध में शिक्षक को सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए। अब उसके बाद शिक्षक की जो रिएक्ट है शिक्षक का, वो कैसा छात्र के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। सैम को बात करके उसे कीड़े से कुचलने से मना करेंगे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, प्राथमिक उपचार करके सैम को डॉक्टर के कि पहले क्या करोगे, पहले डॉक्टर, छोटा सा कीड़ा ही तो काटा है, क्या उसको डॉक्टर के पास ले जाओगे। अब तीसरा ऑप्शन कह रहा है, सैम से कहेंगे कि जीवों को मारना क्रूरता है, उसे दंड देंगे। आप दंड तो बच्चे को दे ही नहीं सकते हो। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, सैम से पूछेंगे कि अगर सभी कीड़ों को मार दिया जाए तो क्या होगा। नहीं, आप सभी कीड़ों को मार दोगे तो ऐसा तो हो ही नहीं होगा। तो क्या करोगे, आप डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे, पहले सैम से बात करेंगे, उसके कीड़े को कुचलने के लिए मना करेंगे कि नहीं बेटा, अब आपको कीड़ा ही तो काटा है, आपको कीड़ा ही तो काटा है। तो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अब उसको कुचलने के लिए मना कर दोगे। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अच्छा, आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहेंगे। आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य करिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए आप देखते रहें स्काई टीचिंग सेंटर। तब तक के लिए जय हिंद।